आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। सिलेबस में आप देखोगे यूनिट नंबर 10 है और यूनिट नंबर 10 में विभिन्न आयोगों का उल्लेख किया गया है। एक एक आयोग को हमको डिटेल में देखना है और ये समझने का प्रयास करना है कि उन आयोगों में क्या प्रावधान किए गए हैं। अब देखो, आयोग की आप देखोगे सिलेबस में लिस्ट बना के दी गई है, 17-18 आयोग दिए हैं लगभग उसमें। लेकिन उन आयोग को जब हम विभाजन करते हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पूरे आयोगों को। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं संवैधानिक आयोग, दूसरी कैटेगरी है सांविधिक आयोग और तीसरी कैटेगरी है कार्यकारी आयोगों की। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, संवैधानिक आयोग ऐसे आयोग जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो, उनको हम संवैधानिक आयोग कहते हैं, मतलब संविधान में उल्लिखित है। इन आयोगों का उल्लेख किया गया जैसे भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के से लेकर जेड ए तक, संघ लोक सेवा आयोग 315, राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी। इन सभी अनुच्छेदों में इन आयोगों का उल्लेख है, उनकी कार्य शक्ति, पदावधि, कौन नियुक्त करेगा, कौन क्या करेगा, सारी चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसलिए इनको क्या है, संवैधानिक आयोग कहते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरी कैटेगरी है सांविधिक आयोग की। सांविधिक आयोग ऐसे आयोगों को कहते हैं जिनकी स्थापना संसदीय अधिनियम या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से की गई। मतलब या तो संसद ने कोई अधिनियम पारित करके उनकी स्थापना की है या राज्य विधानसभा ने उस अधिनियम पारित करके उन आयोग की स्थापना की है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए संसद ने राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 पारित किया था। इसी टाइप से महिला आयोग के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। बाल संरक्षण, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, हरित आयोग, सब। जैसे हरित न्यायाधिकरण है, एनजीटी एक्ट 2010 पारित किया गया था, सतर्कता एक्ट, सीबीसी एक्ट पारित किया गया था। तो संसद ने या राज्य विधानमंडल ने अधिनियम पारित करके इन आयोगों की स्थापना की गई है। और तीसरी कैटेगरी है कार्यकारी आयोग की। कार्यकारी आयोग वैसे आयोग जिनका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही इनकी स्थापना के लिए कोई संसदीय अधिनियम पारित किया गया था। सरकार ने अपने एक कार्यकारी निर्णय के आधार पर इन आयोगों की स्थापना की। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग एक कार्यकारी आयोग है। पहले योजना आयोग था, वो भी कार्यकारी का था। सरकार ने एक आदेश जारी किया और योजना आयोग का गठन कर दिया। तो अब सरकार ने एक आदेश जारी करके योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे एक नया आदेश लाके नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो देखो, इन्हीं आयोगों को हमको एक एक आयोग को डिटेल में देखना है, यही समझना है कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा सांविधिक है, कौन सा कार्यकारी है, और सारे प्रावधानों को हम डिटेल में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। हम सबसे पहले संवैधानिक आयोगों को देखते हैं। तो लगभग देखो, संवैधानिक आयोग 7-8 संवैधानिक आयोग हमको सिलेबस में दिए हैं। पहले हम इन 8 को पढ़ेंगे, फिर सांविधिक आयोग को पढ़ेंगे और फिर कार्यकारी आयोगों को पढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संवैधानिक आयोग में भारत का निर्वाचन आयोग, इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें हमारे लिए काम की चीज है। भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। देखो, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो निर्वाचन आयोग है, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है। 324 में ही है निर्वाचन आयोग, लेकिन 324, 325, 326, 327, 328, 329 सब निर्वाचन आयोग के बारे में ही कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। तो हमको इन सारे अनुच्छेदों को डिटेल में देखना है कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 324। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी 324 दे रहा है। मतलब इस आयोग की स्थापना की जानकारी, आयोग की संरचना क्या होगी, किनसे मिलकर बनेगा, आयोग में जो लोग काम करेंगे उनकी पदावधि, सेवा शर्तें, इन सब का उल्लेख 324 में किया गया है। सेवा शर्तें, सब पदावधि, सेवा शर्तें, सबका उल्लेख इसमें 324 में किया गया है।
अब देखो 324 के भी सब क्लॉज किए गए हैं, एक ही अनुच्छेद में सब कुछ नहीं लिखा गया है, 324 को भी सब कैटेगरी में विभाजित किया गया है, 324 1, 324 2, 324 3, 324 4, 5 और 6 तक। तो एक एक करके हमको यही देखना है कि किस कैटेगरी में क्या कहा है। बाकी आप ओवरऑल ये कहोगे कि अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, उसकी जो पदावधि है, सेवा शर्तें, इन सब का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांट के। सबसे पहले है 324 एक। 324 एक, 324 एक क्या कहता है कि देखो इसमें लिखा है कि जो निर्वाचन आयोग है भारत का, जो निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की बात की गई है और क्या शब्दावली यूज की गई है कि निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी, इन पदों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। मतलब भारत में संसद का चुनाव कराना, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों का चुनाव कराना है, राज्य विधानमंडल विधानसभा विधान सारे चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चुनावों के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। ये 324 में लिखा है। इन चुनावों का संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, सब जिम्मेदारी किसकी होगी, निर्वाचन आयोग की। तो देखो याद रखो इन्हीं चीज का है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और 50 टाइप के जो भारत में चुनाव होते हैं, इसको उसका निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग केवल संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही जिम्मेदार है। तो देखो इस चीज से एक ये जो लाइन है, इससे एक बात निकल के आ रही है कि जो निर्वाचन आयोग है एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय मतलब ये संसद का चुनाव भी करा रही है और राज्य विधानमंडल, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा है तो उसके चुनाव की जिम्मेदारी के चुनाव की कराने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही है। तो निर्वाचन आयोग एक क्या है, अखिल भारतीय संस्था है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र स्तर की सरकार और राज्य दोनों स्तर के चुनाव की जिम्मेदारी इसी एक संस्था पर है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद में उल्लेख है, तो ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, संविधान में उल्लेख इसीलिए क्या है, स्वायत्त भी है, स्वतंत्र भी है और अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक। अब देखो स्वायत्त स्वतंत्र तो समझ आ रहा है कि भाई संविधान में उल्लेख है, उनको कुछ स्वतंत्रता दी गई है। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है कि कुछ क्वासी जुडिशियल अधिकार दिए गए हैं कि समन जारी करना, जांच के लिए बुला लेना, या फिर अभी देखेंगे विभिन्न मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देंगे, योग्यता अयोग्यता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेंगे, इसलिए इनको क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय कह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो जो अनुच्छेद 324 एक है ये निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 324 2 सब क्लॉज 2। क्या कह रहा है 324(2)? 324(2) में लिखा है कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या होगी। मतलब यहां पर संरचना की बताइए, स्थापना हो गई, अब संरचना बताइए। देखो संरचना में क्या लिखा है, शब्दावली याद रखनी है हमको कि संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना के संदर्भ में क्या लिखा है। तो देखो लिखा है कि निर्वाचन आयोग, जो आपका निर्वाचन आयोग है, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। क्या लिखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब देखो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो एक ही हो सकता है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो कितने होंगे ये बोला है कि ये निर्भर करेगा राष्ट्रपति की इच्छा पर। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति तय करेगा कि अन्य निर्वाचन आयोग कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे या नहीं होंगे, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो देखो पूरी लाइन ये लिखी है उसमें कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने राष्ट्रपति चाहेगा उतने होंगे। तो ये आयोग की संरचना है। अब देखो ये जो राष्ट्रपति के ऊपर सब कुछ छोड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ये जो निर्धारित करेगा ये संसदीय अधिनियम के आधार पर करेगा, संसदीय अधिनियम के आधार पे, मतलब संसद अधिनियम बनाएगी, उस अधिनियम में जो उल्लेख होगा उसी के आधार पर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और देखो इसी कारण क्या है, भारत में संविधान का जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी संरचना बदलती रही है। वर्तमान में तो ये बहुसदस्यीय है, लेकिन शुरू से ये बहुसदस्यीय नहीं था। देखो जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था। आयोग कैसा था? एक सदस्यीय। केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था भारत के निर्वाचन आयुक्त में, अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसी कोई पद नहीं होता था, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से आयोग की संरचना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक बहुसदस्यीय, 3 सदस्यीय कह लो या बहुसदस्यीय आयोग हो गया। फिर इसमें बदलाव किया गया। कब बदलाव किया गया? 1990 में। 1990 में ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर थे, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया और फिर से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचा रह गया, इसलिए फिर से ये एक सदस्यीय आयोग हो गया। ठीक है। फिर इसमें बदलाव होता है 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993, और 1993 के बाद फिर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, इस प्रकार से आयोग वर्तमान में बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय आयोग मतलब देखो अब क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना में कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति चाहेगा, और इस आधार पर यह बदलाव हुआ है। अभी वर्तमान में यह स्थिति है, बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। तो वर्तमान में क्या है, ये बहुसदस्यीय आयोग है। तो देखो ये आयोग की संरचना के संदर्भ में बात लिखी है 324(2), 324(1) आयोग की स्थापना, 324(2) आयोग की संरचना, फिर है 324(3), 324(3). 324(3) में उल्लेखित है कि जो व्यक्ति मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वही निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा, अलग से कोई नहीं होगा। कौन होगा? जो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष भी होगा। ठीक है ना। तो ये स्पष्ट रूप से 324(3) में ये बात लिख दी गई है। फिर 324(4), 324(4) जो उल्लेखित करता है वो करता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, कौन? भारत का राष्ट्रपति सलाह लेगा। क्या लेगा? सलाह लेगा। किससे? निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और सलाह लेने के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति,
ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 324(4) प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की बात करता है कि प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त नहीं, निर्वाचन आयोग की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। और इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते सब राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे। इन प्रादेशिक आयुक्तों को हटाने का काम भी निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही होगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है, नियुक्ति भी सलाह पे करेगा और हटाने का काम भी सलाह से ही होगा। ठीक है ना। तो ये 324(4) में उल्लेखित किया गया है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त का। अब देखो ये जो निर्वाचन आयोग की पूरी संरचना है कि कैसे चुनाव संपन्न कराया जाता है, तो देखो सबसे ऊपर तो हमने क्या देखा है कि आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, ये एक टॉप लेवल पे आयुक्त होते हैं। आयुक्तों की सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त। और ये जो उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये सिविल सेवा से आते हैं, सिविल सेवा से आते हैं। उप निर्वाचन आयुक्तों के नीचे राज्य स्तर पर एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है राज्यों के स्तर पर। और देखो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग संबंधित राज्य सरकार की सलाह के बाद, राज्य सरकार की सलाह के बाद। ठीक है ना। जो राज्य का मुख्य, हर राज्य का अलग होता है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होगा जिसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग करेगा संबंधित राज्य सरकार की सलाह पे। मध्य प्रदेश का होना तो मध्य प्रदेश सलाह लेगा, उत्तर प्रदेश का होना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार से सलाह लेगा। ठीक है ना। फिर इसके नीचे होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। और जिला निर्वाचन अधिकारी कोई और नहीं, जिले का कलेक्टर होता है, जिले का कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे आपका निर्वाचन अधिकारी होता है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे होता है पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। ये निर्वाचन आयोग की संरचना, मतलब पूरा नीचे तक है कि कैसे ये चुनाव संपन्न कराता है। बाकी ठीक है ना। बाकी 324(4) क्या है? प्रादेशिक आयुक्तों की बात करता है। अब है 324(5), 324(5), ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 324(5) में देखो क्या उल्लेखित है। 324(5) में लिखा है कि जो आपका निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस 2 अदर निर्वाचन आयुक्त हैं। यही है। तो क्या लिखा है 324(5) में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, पद अवधि सब कौन निर्धारित करेगा? सब राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा। लेकिन देखो फिर एक बात जोड़ी है कि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, किसके? संसदीय अधिनियम के आधार पर करेगा, संसदीय अधिनियम, संसद द्वारा बनाई गई अधिनियम के आधार पर। और देखो संसद ने 1991 में एक अधिनियम पारित किया था, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। इस अधिनियम में क्या बोला गया? इस अधिनियम में बोला गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, अदर निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं, ये वेतन भत्ते एक समान होंगे। पहली बात तो ये याद रखो, ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है तो उसको ज्यादा वेतन मिलेगा, नहीं, तीनों की सैलरी समान होगी।
एक समान होंगे और इनकी जो सैलरी होगी वो होगी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन इन तीनों को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो एक तो ये इनकी बात में लिखा है कि इनकी वेतन भत्तों के संदर्भ में ये बात बोल दी गई। और क्या बोला गया है कि एक बार नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। मतलब नियुक्ति के समय जो वेतन भत्ते तय किए गए थे, रिटायरमेंट तक वो वेतन भत्ते दिए जाते रहेंगे। बढ़ा सकते हैं लेकिन कम करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरी बात और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो निर्णय लेंगे वो बहुमत के आधार पर लेंगे, बहुमत के आधार पर। मतलब 1 और 2 3, तो जब भी कोई निर्णय लेंगे तो वोटिंग कराएंगे कि भैया 2-1 से हो या 3-0 से हो। ठीक है ना। तो जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी मर्जी नहीं चला सकता, उसको दो निर्वाचन आयुक्तों में से एक की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। तो मतलब बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो ये सेवा शर्तों के संदर्भ में इतनी बात की गई है। और देखो सब समान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का अभी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो पदावधि है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, यहां पे भी कोई भेदभाव नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है और 65 वर्ष है, जो पहले हो जाए। ये दोनों अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। ये दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, दोनों को इनको समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना। अब देखो 324(5) में ही इनको पद से हटाने की व्यवस्था है, पद से हटाने की व्यवस्था कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। अब यहां पे अपन को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि पद से हटाने की व्यवस्था दोनों की अलग अलग है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको उसी रीति से हटाया जा सकता है, उसी रीति से हटाया जा सकता है, उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, तब वो प्रस्ताव राष्ट्रपति जाएगा और तब जाके वो हटेंगे। तो यहां पे भी वही व्यवस्था की गई है, लेकिन किसके लिए, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसको कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जबकि देखो इन दोनों के लिए अब यहां पे भेदभाव कर दिया गया है, ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही हटाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। बस यही भेदभाव कर दिया गया है। यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, इसे हटा नहीं सकते आसानी से। इसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन दोनों को हटा सकता है, लेकिन याद रखो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मान लो सिफारिश कर दी कि इन दो को हटा दो, अब राष्ट्रपति की इच्छा है हटाए नहीं हटाए। लेकिन संविधान में अपन को बस इतना याद रखना है कि ऐसा लिखा है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा। ठीक है ना। तो देखो जो 324(5) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में इतना लेख है, इनके वेतन भत्ते सब समान है, लेकिन हटाने की पद्धति में दोनों में अंतर किया गया है। ठीक है ना। तो ये 324(5) में इतनी बातें लिखी गई हैं। फिर एक और सब क्लॉज है 324(6)
6, 324(6). 324(6) क्या कहता है? 324(6) में लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चुनाव कराने के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराओ निर्वाचन आयोग को। ठीक है ना? तो देखो ये आर्टिकल 324 में इतनी बातें लिखी हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 325, ये केवल 324 में इतना उल्लेख है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 324 के ही ये सब क्लॉज करते हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज को इसमें डिटेल में बता दिया है कि 324 में क्या क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक है ना? अब देखते हैं आर्टिकल 325। अब देखो आर्टिकल 325 में जो बात लिखी है, आर्टिकल 325 325 क्या कहता है? 325 में लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने, में सम्मिलित किए जाने, सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। समझ रहे क्या लिखा है? इन आधारों का उल्लेख किया है, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग। भेदभाव नहीं होगा, भारत का प्रत्येक नागरिक निर्वाचक नामावली में इन बिना भेदभाव के शामिल होगा, ये 325 में लिखा है। ठीक है ना? फिर 326, ये तो सीधे सीधे आर्टिकल है, इनमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, बस 324 ही है जो कंफ्यूजन करता है। 326 में क्या है? लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं, के चुनाव वयस्क मताधिकार, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार से होंगे। समझ रहे ना? 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकार होगा, उसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। अब हालांकि देखो ये वयस्क मताधिकार वर्तमान में तो 18 वर्ष है, लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। पहले वोटिंग देने की मिनिमम एज होती थी 21 वर्ष, 21 वर्ष। लेकिन फिर क्या है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, और 1989 से इसको कितना कर दिया? 18 वर्ष। कि 18 वर्ष पूर्ण किया कोई भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार होगा और वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट देगा। 326। फिर है 327। 327 में क्या लिखा है? 327 कहता है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में, चुनाव के संबंध में संसद की शक्ति, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो चुनाव के संदर्भ में कानून बनाने, नियम बनाने, विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। फिर 328, 328 क्या कहता है कि जो राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका संबंधित राज्य के लिए,
संबंधित राज्य के लिए चुनाव संबंधित राज्य के लिए चुनाव के संबंध में नियम कानून बना सकती है। नियम कानून बना सकती है मतलब समझ रहे हैं ना। आप याद रखो कि भारत में चुनाव के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास भी है और राज्य विधायिका के पास भी है, दोनों बना सकते हैं। राज्य विधायिका अपने राज्य के क्षेत्र में बनाएगी, भाई मध्य प्रदेश विधानसभा है तो मध्य प्रदेश के लिए कोई नियम बना सकती है। लेकिन यदि संसद ने कोई नियम बनाया है और वही नियम राज्य विधानसभा का है, तो याद रखो संसद का नियम मान्य होता है, संसद का कानून ही इसको सुपरसीड करेगा। फिर है 329 में क्या लिखा है कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है मतलब देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि चुनाव के संबंध में यदि संसद ने कोई कानून बनाया, नियम बनाया, राज्य विधानसभा ने कोई काम बनाया है, उस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो देखो ये विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इतनी बातें लिखी हैं। आपको ये अनुच्छेद 324, 25, 26, 27, 28, 29 सारे पता होने चाहिए। अब अंत में हमको ये देखना है इस निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग के कार्य, और कार्य देखो बहुत सिंपल से हैं जो अपन को समझ आ रहे हैं। कार्य देखो कार्य में सबसे तो पहले वही है कि चुनाव करवाना। और चुनाव किस किस का करवाना? संसद, राज्य विधानसभा मतलब राज्य विधानमंडल दोनों हैं यदि, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इतने चुनाव कराना, बस पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है? निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली मतदाता सूची तैयार करना। फिर है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और यदि इस संबंध में कोई विवाद हो, यदि राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव चिन्ह के संदर्भ में, तो उस विवाद का भी निपटारा करना। विवाद का निपटारा, यह भी निर्वाचन आयोग के ही कंधों पर सौंपी गई है। ठीक है ना। फिर है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, भाई कौन सा दल राष्ट्रीय होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय होगा, यह भी कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग। उसने मापदंड निर्धारित किए हैं, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा और राज्य स्तर का दर्जा देता है। फिर एक और कार्य है निर्वाचन की तिथि। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का निर्धारण करना। ठीक है ना। लेकिन याद रखो ये निर्वाचन की तिथि जारी करता है, समय सारणी जारी करता है, लेकिन जो चुनाव की अधिसूचना है, चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा। राष्ट्रपति किसकी? संसद के लिए। लेकिन राज्यपाल जारी करेगा राज्य विधानसभा के लिए। राज्य विधान मंडल, जिस राज्य में चुनाव होंगे उस राज्य के चुनाव के लिए वहां का राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा और संसद के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा। तो याद रखना तिथि की घोषित करना निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन अधिसूचना जारी करना राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम है। फिर है आचार संहिता बनाना। आचार संहिता का निर्माण करना। राजनीतिक दलों को प्रचार करने के लिए समय देना, चुनावों को रद्द करना, और भी बहुत सारे काम हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो
पूछा जा सकता है पेपर में वो ये है कि जो निर्वाचन आयोग है वो संसद और राज्य विधानसभा इन दोनों के सदस्यों की अयोग्यता में, सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देगा और राज्यपाल को। मतलब समझ रहे ना, यदि कोई संसद का सदस्य राज्यसभा है, लोकसभा का सदस्य और उसकी अयोग्यता के संदर्भ में क्वेश्चनिंग हो रही है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और यदि राज्य विधानसभा के सदस्य को अयोग्यता की बात हो रही है तो किसको सलाह देगा? राज्यपाल को सलाह देगा। और एक और महत्वपूर्ण काम है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष में समाप्त होने पर, मतलब ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है और 1 वर्ष हो गए हो, वहां पर निर्वाचन संबंधी सलाह देगा। मतलब वहां पर निर्वाचन कराना है या नहीं कराना है इसके संदर्भ में सलाह देगा निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, तो देखो ये निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ठीक है ना, तो निर्वाचन आयोग के कार्य और निर्वाचन आयोग के अपन ने संरचना और सारे अनुच्छेदों को देख लिया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे।